हेलो बच्चों, मैं अनिल रावत, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अनंतपुर फरीदाबाद आपका फिर से स्वागत करता हूं एजुसेट के इस टेलीकास्ट में। हम लोग पढ़ेंगे बच्चों क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 12 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम पढ़ चुके, जिसमें हमने पढ़ा कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कैसे ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाए जाते हैं। उसके बाद पढ़ा ह्यूमुलिन जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में और जीन थेरेपी के बारे में पढ़ा। चलो रेस्ट ऑफ पार्ट इस लेक्चर के दौरान कंप्लीट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ऑब्जेक्टिव्स क्या 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 हम पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग मेडिसिन में, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में कैसे होता है, कैसे हम बीमारियों को डायग्नोज कर लेते हैं। अगला पढ़ेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होता है, ट्रांसजेनिक एनिमल क्यों बनाए जाते हैं, इथिकल इश्यूज क्या होते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे बायो पेटेंट के बारे में कि बायो पेटेंट क्या होते हैं और बायो पायरेसी क्या होती है। चलो शुरू करते हैं बच्चों, समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में बायोटेक का क्या एप्लीकेशन है। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, सपोज करिए डायग्नोसिस में क्या है कि आप बीमार हो गए, आपको बीमारी हो गई, तो आप क्या कराते हो, डॉक्टर बोलेगा यूरिन टेस्ट कराओ या ब्लड टेस्ट कराओ, और वो सब ये नॉर्मल टेस्ट करा के क्या चेक करता है कि अपनी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन करने वाला कौन सा एजेंट है जिसकी वजह से बीमारी हो रही है। तो यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट ये नॉर्मल डायग्नोसिस के मेथड हैं जो कि किसी भी बैक्टीरियल या वायरस इन्फेक्शन को पता लगाते हैं बॉडी के अंदर। पर क्या होता है, हम कब ये टेस्ट करवाते हैं जनरली, जब हम बीमार हो चुके होते हैं, हम इस बीमारी जो करने वाला डिजीज करने वाला वायरस है, बैक्टीरिया, उससे हाईली इन्फेक्टेड हो चुके होते हैं। वो वायरस इन्फेक्ट कर चुका होता है इतना ज्यादा कि हमें सिम्टम्स नजर आने लगते हैं उस बीमारी के। तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं जो कि यूरिन या ब्लड टेस्ट की सजेस्ट करता है। तो कुछ ऐसी तकनीक होनी चाहिए जो बीमारी होने से पहले ही डायग्नोज कर ले कि इस तरह की बीमारी है, या वायरस या बैक्टीरिया जो है अर्ली स्टेजेस में जब हो कि जो बीमारी है वो ज्यादा स्प्रेड ना करे, वो डायग्नोज हो जाए, तो उसका अर्ली ट्रीटमेंट संभव है। तो ये होता है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के अंदर। कौन कौन सी तकनीक हम पढ़ते हैं इसमें, पीसीआर पढ़ते हैं, अलाइसा पढ़ते हैं और रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो 3 तकनीक हैं जिनसे हम अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं किसी भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म का। सबसे पहले देखते हैं पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर के बारे में आप लोग पढ़ चुके पहले भी। पीसीआर एक रिएक्शन होती है जिसमें जो डीएनए पार्ट होता है, जीन होता है, उसकी मल्टीपल कॉपीज कर लेते हैं, उसको एम्पलीफाई करके देख लेते हैं। ये आपको यहाँ पे पीसीआर जनरली एक टेक्निक दिखा रखी है जो कि आपने इससे पहले जो चैप्टर था उसमें पढ़ रखी थी। कोई भी डीएनए सैंपल लिया, प्राइमर लिए, और ये प्रोसेस चलता है और उससे उसका एक्सटेंशन होता है, मल्टीपल कॉपी बन जाती हैं। तो पीसीआर का उपयोग डायग्नोसिस में कैसे होगा बच्चों, कि मान लो कोई बैक्टीरिया वायरस है जिसने आपकी बॉडी में इंफेक्शन किया। अब हमारे जीनोम के अलावा कोई दूसरा जीनोम है, कि बैक्टीरिया का जीनोम है, किसी वायरस का जीनोम है, तो वो इस पीसीआर के द्वारा अर्ली एज में डिटेक्शन हो जाएगा एम्प्लीफिकेशन के द्वारा। क्योंकि पीसीआर क्या करेगा, उसके जीन को, डीएनए को एम्प्लीफाई कर देगा। हमें पता चल जाएगा कि हमारे डीएनए के अलावा भी हमारी बॉडी के अंदर फॉरेन डीएनए है, चाहे वो बैक्टीरिया का है या वो वायरस का है। अगर हम बात करें रिसेंटली, तो आपने अभी कोविड है, आपने कोविड टेस्ट के बारे में सुना होगा। कोविड टेस्ट, तो कोविड टेस्ट में है आरटीपीसीआर, ठीक है जी, आरटीपीसीआर, रिवर्ट पीसीआर। तो ये पीसीआर का मेथड ही है जो कोविड वायरस को, कोरोना का जो वायरस है उसको डिटेक्ट कर लेता है। तो ये पीसीआर एक बहुत बेहतरीन तकनीक है किसी भी बीमारी को अर्ली स्टेज में डायग्नोज करने की। इससे क्या क्या और चीजें हो सकती हैं कि जो कैंसर पेशेंट्स हैं, जिनको कैंसर है, उनके जीन में कोई चेंजेस हैं, तो भी वो म्यूटेशंस जो है, चेंजेस हैं, वो भी पीसीआर से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। पीसीआर तकनीक यूज की जाती है एड्स के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें एचआईवी वायरस को डिटेक्ट करने के लिए। अगर मान लो कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाता है, जेनेटिक मेकअप हो जाता है, वो खराब हो जाता है, कोई भी उसमें खराबी आ जाती है, डिसरप्ट हो जाता है, तो वो भी पीसीआर तकनीक के द्वारा चेक किया जा सकता है। तो ये थे पीसीआर के। नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों दूसरा मेथड, अलाइसा।
एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, अलाइसा की फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ ली जाती है 1 मार्क्स क्वेश्चन में। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, अलाइसा तकनीक क्या है ये देखिए। अगर आप, ये एक इंसान है, कोई पर्सन है ए, सपोज करिए ये कोई वायरस है, इसकी बॉडी में इसका इन्फेक्शन हो गया इस वायरस का। अब वायरस का इन्फेक्शन होगा तो दो चीजें होंगी, ये वायरल पार्टिकल है और वायरल पार्टिकल ने इस बॉडी में इन्फेक्शन कर दिया, तो दो चीजें होंगी बेटा। एक तो ये वायरस जो पार्टिकल है, वायरस पार्टिकल ये बॉडी में एंटर करेगा। वायरस पार्टिकल खुद एक एंटीजन की तरह काम करता है, मतलब कोई भी हमारी बॉडी में बाहर का सब्सटेंस जाता है उसे कहते हैं एंटीजन। ये प्रोटीन हो सकती है, कार्बोहाइड्रेट, कुछ भी हो सकता है जिसका ये वायरस बना हुआ है, तो हमारी बॉडी में एंटीजन की तरह काम करेगा, नंबर एक। दूसरा, जब ये एंटीजन बॉडी में चला गया, सपोज करो बॉडी में चला गया, तो हमारे जो इम्यून सिस्टम है इस एंटीजन के प्रति रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके एक स्पेशल प्रोटीन बॉडीज बनाता है और उन प्रोटीन बॉडीज को कहा जाता है एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज बनेंगी कब? जब ये एंटीजन बॉडी में एंटर करेगा। तो जो भी इन्फेक्टेड पर्सन ए है, उस इन्फेक्टेड पर्सन ए की बॉडी में इन्फेक्शन के बाद दो चीजें होंगी, एक तो वायरस या बैक्टीरिया होगा नंबर एक एंटीजन के रूप में, दूसरा जो इम्यून सिस्टम ने उसके लिए एंटीबॉडी बनाई वो बॉडी में प्रेजेंट होंगी। तो इन्फेक्शन को चेक करने के दोनों तरीके हो सकते हैं। अगर एंटीजन बॉडी में प्रेजेंट है तो भी डायग्नोज हो जाएगी वो बीमारी है, अगर उसके रेस्पेक्ट में एंटीबॉडीज प्रेजेंट है तो भी वो बीमारी डायग्नोज हो जाएगी, जैसा कि आजकल कोविड टेस्ट में भी हो रहा है। एंटीबॉडीज देख रहे हैं कि उसके वायरस के प्रति एंटीबॉडीज प्रेजेंट है या प्रेजेंट नहीं है। इसमें क्या होता है, जैसा मैंने आपको समझाया कि जो ये तकनीक है इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। ये जो टेस्ट है ये एंटीजन एंटीबॉडी की इंटरेक्शन के ऊपर बेस्ड है। इन्फेक्शन बाय पैथोजन, पैथोजन वो जो बीमारी करने वाला है उसे कहते हैं पैथोजन माइक्रोब, कैन बी डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजेंस लाइक प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स एक्सेट्रा, और by detecting the antibodies synthesized against the pathogen। दो चीजें बताई हैं, तो इन्फेक्शन में क्या क्या डिटेक्ट कर सकते हैं, नंबर एक पैथोजन के एंटीजन जो बॉडी में प्रेजेंट है एंटीजन के रूप में, चाहे वो प्रोटीन प्रेजेंट हो सकती है, ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट हो सकती है, अगर ये है तो इन्फेक्शन है। सेकंड, ये तो पहली बात होगी जो बताई थी। दूसरा, जो बॉडी में एंटीबॉडीज बनी है उसके लिए वो प्रेजेंट हो सकती हैं। तो ये दोनों चीज अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाती हैं तो हम इन्फेक्शन को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस जो हम बात कर रहे हैं क्या क्या होता है। पहली तकनीक ये है कि मान लो ये तकनीक क्या डिटेक्ट कर रही है, ये डिटेक्ट कर रही है एंटीबॉडीज को। ये मान लो ये वायरस है, ये वायरस हमने एक वेल होते हैं, अलाइजा वेल कहते हैं इनको, इनमें मान लो वायरस को हमें पता है कि ये वायरस का इन्फेक्शन है, तो ये वायरस के पार्टिकल्स पहले से ही इसमें कोटेड होते हैं, लगे होते हैं। अब ब्लड सैंपल या सीरम सैंपल जो लिया, ब्लड सैंपल हमने इसमें पोर किया, डालते हैं सीरम को, जो ब्लड होता है सीरम होता है उसमें डाला। अगर सीरम के अंदर एंटीबॉडीज होंगी जैसा कि यहां दिखा रखा है, तो ये एंटीबॉडीज इस एंटीजन के साथ बाइंड कर जाएंगी, जैसे यहां दिखा रखा है बाइंड करेंगी। अब इनको डायग्नोस करने के लिए एक दूसरी एंटीबॉडी होती है जो कलर प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अगर ये एंटीबॉडी बनी तो जो हम एंटीबॉडी दूसरी डालते हैं जो कलर प्रोड्यूस करती हैं, ये चेक करने के लिए कि इन्फेक्शन है या नहीं है, तो वो एंटीबॉडीज कलर प्रोड्यूस कर देंगी। ठीक है, इन्फेक्शन हुआ तो। अगर सपोज कीजिए इन्फेक्शन नहीं हुआ, तो जब हमने इसमें सीरम डाला तो कोई भी एंटीबॉडी, जो ये एंटीबॉडीज है वो बाइंड नहीं करेंगी, और बाइंड नहीं करेंगी तो यहां पे टेस्ट में कोई भी कलर नहीं आएगा, तो मतलब वो जो पर्सन है वो इन्फेक्टेड नहीं है। तो इसमें किससे चांस है हमने कि बॉडी में एंटीबॉडी, सॉरी बॉडी जो है मनुष्य की उसमें एंटीबॉडी है या एंटीबॉडी नहीं है, पहला। दूसरा क्या है, ये जांचता है एंटीजन को कि शरीर में वो बैक्टीरिया वायरस है या नहीं है, एक एंटीजन टेस्ट करता है। अब सपोज कीजिए उस एंटीजन के लिए पहले ही हमने क्या किया, वो एंटीबॉडीज हैं वो जो वेल होता है एलाइजा वेल, उसमें पहले ही यहां बाइंड कर रखी हैं। अब ब्लड का सैंपल डाला, जो ब्लड या सीरम जो हमारा है उसका सैंपल डाला। सैंपल में क्या होगा, अगर एंटीजन है तो इस एंटीबॉडी के साथ जो पहले से ही फिक्स्ड थी उसके साथ बाइंड कर जाएंगे, जैसे यहां पे दिखा रखा है एंटीजन है, बाइंड कर गया इसके साथ। फिर उसको डिटेक्ट करने के लिए एक दूसरी एंटीबॉडी होगी जो कलर प्रोड्यूस करेगी। तो ये कलर प्रोड्यूस अगर हो गया, यहां पे कलर प्रोड्यूस कर दिया, तो आप मानेंगे
कलर प्रोड्यूस हो गया तो ये इन्फेक्शन था, मतलब ये बॉडी के अंदर एंटीजन मौजूद था। अगर कलर प्रोड्यूस नहीं हुआ तो हम कहेंगे इन्फेक्शन नहीं था, क्योंकि ये जो एंटीबॉडी डाली है ये तभी बाइंड करेगी जब एंटीजन होगा। अगर एंटीजन नहीं है, ये एंटीजन बॉडी में नहीं होगा, तो ये एंटीबॉडी भी बाइंड नहीं करेगी जो कलर प्रोड्यूस करने वाली थी। तो कलर प्रोड्यूस नहीं होना इंडिकेट करेगा इन्फेक्शन नहीं है, और कलर प्रोड्यूस किया तो ये दिखाता है कि बॉडी में वो एंटीजन बीमारी करने वाला माइक्रोब प्रेजेंट है। तो एलाइजा टेस्ट दो तरह से किया जाता है और बॉडी में डिटेक्ट करता है एंटीजन और एंटीबॉडी को। एक है बच्चा रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, कि रिकम्बिनेंट डीएनए से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किसी भी बीमारी या डिसऑर्डर को। तो इसके लिए सिंपल सा मैं एक आपको तरीका बताता हूं क्या होता है। देखिए, सपोज कीजिए ये आपका डीएनए है, जीन है। इसमें डीएनए के अंदर ये आपके लगे हैं जी न्यूक्लियोटाइड ए, टी, जी, सी, जी, कोई भी हम लिख देते हैं आपको समझाने के लिए, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। ये नॉर्मल मान लो जीन है। तो अब क्या करेंगे, जीन के कंप्लीमेंट्री हम एक प्रोब बनाते हैं। प्रोब क्या होता है, प्रोब कह देते हैं जनरली हम कि एक डीएनए बनाते हैं जो उसके कंप्लीमेंट्री होता है, मतलब ए कंप्लीमेंट्री टी, कंप्लीमेंट्री बेस पे जोड़ते जाओ सी, टी, ए, सी और जी। ये जो बना इसे नाम दिया गया प्रोब। अब जो प्रोब होता है बच्चों, इसको हमने क्या किया, इसको रेडियो लेवल कर दिया, मतलब इसको जांचने के लिए ये रेडियो लेवल कर दिया। सपोज कीजिए ये मैंने रेडियो लेवल कर दिया, इसको टैग कर दिया रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से, रेडियो लेवल हो गया। अगर नॉर्मल ये जीन था जैसा कि अब है, तो ये जो प्रोब है ये इसके साथ बाइंड कर जाएगा, बाइंड कर गया। और एक टेक्निक होती है ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी से हम ये जांच लेंगे कि ये प्रोब बाइंड किया है या बाइंड नहीं किया है। बाइंड किया कर गया जैसे दिखा रखा है, तो ये जीन नॉर्मल है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब सपोज करिए कि ये जो जीन था ये डिफेक्टेड हो गया, इसमें एक जो न्यूक्लियोटाइड था वो गलत हो गया, दो न्यूक्लियोटाइड गलत हो गए। सपोज कीजिए यहां पे मैं दिखा रखा है ये न्यूक्लियोटाइड यहां पे दो गलत हो गए। अब यहां पे इनकी जगह क्या न्यूक्लियोटाइड जुड़ गए, पहले डिफेक्ट के कारण डिफेक्ट था, यहां पे जुड़ गए टी और यहां पे जुड़ गए ए। ये हो गया डिफेक्टेड या म्यूटेशन होगी इसमें। इस कंडीशन में क्या होगा प्यारे बच्चों, जो ये प्रोब था नॉर्मल जीन के लिए, ये प्रोब इस जीन के साथ नहीं बाइंड करेगा, क्योंकि ये जो बेस पेयर है ये इसको बाइंड होने नहीं देंगे, जो कि इस जीन में म्यूटेट हो गए थे, ये जीन बदल गया था। अब ये प्रोब बाइंड नहीं करेगा। जब ऑटो रेडियोग्राफी तकनीक से हम देखेंगे तो ये प्रोब का जो हमें दिखता है बैंड, वो बैंड नजर नहीं आएगा। तो अगर बैंड नजर आया तो जीन ठीक था, बैंड नजर नहीं आया तो इसका मतलब वो जीन डिफेक्टेड है, उस जीन में कुछ ना कुछ म्यूटेशन है या खराबी है। तो ये हम देख पाएंगे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा। ठीक है, क्लियर है। इसमें वही जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है कि ए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए टैग्ड विद ए रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल, जिसको प्रोब कहा जाता है, इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज टू इट्स कंप्लीमेंट्री डीएनए इन ए क्लोन और ए सेल्स फॉलोड बाय डिटेक्शन बाय ऑटो रेडियोग्राफी। ठीक है, प्रोब को हम बाइंड कराते हैं, प्रोब बाइंड हो गया और वो चेक कर लेते हैं ऑटो रेडियोग्राफी तकनीक के द्वारा। अब कोई म्यूटेटेड जीन है, जैसे मैंने कहा कोई म्यूटेटेड जीन है, तो म्यूटेटेड जीन के साथ जो प्रोब है वो बाइंड नहीं करेगा, और बाइंड नहीं करेगा तो वो ऑटो रेडियोग्राफी तकनीक उसमें दिखाई नहीं देगा। तो डिटेक्ट कर सकते हैं हम लोग, ये दिखा रखा है तकनीक। ऑटो रेडियोग्राफी से कैसे देखते हैं कि मान लो ब्लड का सैंपल लिया, स्ट्रेन, डीएनए को आइसोलेट किया, ये डीएनए निकाला, डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से तोड़ दिया, तोड़ने के बाद में क्या किया, अलग अलग जो फ्रेगमेंट थे उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा अलग अलग कर लिया। अलग अलग करने के बाद में इसको नाइट्रोसेलुलोज एक परत होती है, लेयर होती है, मेम्ब्रेन के ऊपर ले लिया। मेम्ब्रेन पे लेने के बाद जो प्रोब थे जो हमने बनाए थे कंप्लीमेंट्री, उनको हाइब्रिडाइज कराया। क्लोन को जो प्रोब थे उसको हाइब्रिडाइज कराया, और ये पैटर्न हमें दिखाई दे जाएगा ऑटो रेडियोग्राफी। जब हम एक्सरे फिल्म उतारेंगे और चेक करेंगे तो ये हमें यहाँ पे बैंड है वो बैंड नजर आ जाएंगे जो कि प्रोब के होंगे।
अगर बैंड नजर आ रहे हैं तो नॉर्मल जीन है, और ये बैंड नजर नहीं आ रहे तो वो जीन म्यूटेड है, उसमें कोई ना कोई डिसऑर्डर है, खराबी है। तो ये हम एनालाइज कर लेते हैं, डायग्नोज कर लेते हैं। तो ये थे कि क्या क्या यूजेस थे हमने डायग्नोसिस में। अब पढ़ते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होते हैं। ट्रांसजेनिक शब्द है, ट्रांसजेनिक मतलब वो एनिमल जिनका जीन दूसरा डाल दिया है, बाहर से लाके डाल दिया, उन्हें कहते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। दोज एनिमल्स whose genome have been altered or manipulated, कि जिनका जीनोम चेंज कर दिया है, बदल दिया है, कैसे? बाय इंट्रोडक्शन ऑफ एक्स्ट्रा जीन या फॉरेन जीन आर नोन एज ट्रांसजेनिक एनिमल्स। इसलिए those animals whose genome has been changed and manipulated are known as transgenic animals। अब ये ट्रांसजेनिक रैट हो सकते हैं, ट्रांसजेनिक रैबिट बनाते हैं, पिग्स हैं, शिप्स हैं, काउज हैं, फिशेस हैं, काफी सारे एनिमल्स हैं जो ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए गए हैं। और इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स में से जो 90% से भी ज्यादा, 95% या से भी ज्यादा एनिमल्स है वो माइस हैं, चूहे हैं। ये बात आप याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ऑल ओवर ट्रांसजेनिक एनिमल्स मोर देन 95% एनिमल्स आर माइस। ये एक सुंदर सा चित्र दिखा रखा है ट्रांसजेनिक एनिमल्स का, माइस, रैबिट्स, डिफरेंट ट्रांसजेनिक एनिमल्स दिखा रखे हैं। अब बात करते हैं कि ट्रांसजेनिक एनिमल बनाते क्यों हैं, क्या उनके रीजंस हैं, या क्या चीजें हम देख पाते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स के द्वारा। पहला बच्चों, टू स्टडी रेगुलेशन ऑफ ए जीन ऑन नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, कि हमें किसी जीन का रेगुलेशन चेक करना है कि वो जीन कैसे काम करता है और कैसे डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो ये जीन इंसान में, ह्यूमन में तो चेक नहीं कर सकते, तो चेक करने का तरीका क्या है? ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स में ये हम स्टडी जीन के रिगार्डिंग कि उसका रेगुलेशन कैसे होता है, कैसे काम करता है, चेक कर सकते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैन बी स्पेसिफिकली डिजाइन टू अलाउ द स्टडी ऑफ हाउ द जीन्स आर रेगुलेटेड, जीन कैसे रेगुलेट किए जाते हैं, एंड हाउ दे अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी, कि वो नॉर्मल फंक्शन की जो होता है बॉडी पे क्या इफेक्ट डालते हैं और उसके डेवलपमेंट में उनका क्या इफेक्ट रहता है। तो ये हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स के द्वारा चेक कर सकते हैं। इसमें जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं बॉडी के, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स, उनकी स्टडी हम एग्जांपल की है ट्रांसजेनिक एनिमल्स के द्वारा। दूसरा है स्टडी ऑफ ए डिजीज, किसी भी डिजीज की डिजीज क्यों हुई है, क्या जेनेटिक डिफेक्ट हुआ है, ये हम किसी भी ट्रांसजेनिक एनिमल में एनालाइज कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ जीन्स कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ ए डिजीज। टुडे ट्रांसजेनिक मॉडल्स एग्जिस्ट फॉर मेनी ह्यूमन डिजीज सच एज कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड अल्जीमर। तो ये डिजीजेस हैं, ये डिजीज कैंसर कैसे हुई, जीन में क्या डिफेक्ट हुआ, या जो सिस्टिक फाइब्रोसिस कैसे हुई। तो जितनी सारी डिजीजेस हैं उनका कारण हम ट्रांसजेनिक एनिमल में स्टडी कर सकते हैं। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट द मोस्ट इंपोर्टेंट, हम पढ़ चुके, ह्यूमुलिन हमने पढ़ा, ह्यूमन इंसुलिन के बारे में पढ़ा। तो जो माइक्रोब्स हैं वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाने के भी काम आते हैं। तो हमने जीन डाल दिया किसी भी बैक्टीरिया में, तो वो जीन अपने आप को दिखाएगा, शो करेगा, अपना प्रोटीन बनाएगा, और प्रोटीन को हमने प्यूरिफाई कर लिया, जैसा कि हमने डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में पढ़ा चैप्टर नंबर 11 में। तो बेटा ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस वेरियस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बाय इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन जीन टू डिजायर्ड कैरेक्टर। कोई भी डिजायर्ड कैरेक्टर हमें चाहिए, वो जीन लिया, और जीन मान लो ये जीन है, इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर है, ये जीन लिया, किसी भी बैक्टीरिया से ले लिया, वायरस से ले लिया, किसी एनिमल से ले लिया, प्लांट से ले लिया, और इसको किसी भी प्लांट या एनिमल में या बैक्टीरिया में मान लो ये है, इसको ट्रांसफर कर दिया, इसको ट्रांसजेनिक बना दिया, और इसको कल्चर किया, और इससे प्रोडक्ट, कोई भी जो प्रोडक्ट ये बना रहा है वो प्रोडक्ट आइसोलेट कर लिया। क्लियर है? इसमें ह्यूमन प्रोटीन एक अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो कि यूज की जाती है एम्फाइसीमा के लिए। एम्फाइसीमा जो बीमारी है, एक लंग्स का डिसऑर्डर है कि एल्विलाई जो होती है लंग्स की, एल्वियोलाई डिफेक्टेड हो जाती हैं, सांस लेने में दिक्कत आती है। तो ये एक प्रोटीन है जो कि बैक्टीरियल कल्चर से प्राप्त की जाती है, और ये प्रोटीन क्या करती है, इस बीमारी को दूर करती है। तो ह्यूमन प्रोटीन इंपोर्टेंट है, पॉइंट ऑफ एग्जाम की वजह से भी पूछा जाता है। कौन सी प्रोटीन है? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन,
और किस लिए, किस बीमारी में यूज होती है, एम्फाइसीमा में ये यूज होती है। ऐसे ही दूसरे प्रोडक्ट हैं जो फेनिलकीटोन्यूरिया या सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसी बीमारियों के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, एक सबसे खूबसूरत उदाहरण एक ट्रांसजेनिक काउ है, रोजी। ठीक है जी। अब जो ट्रांसजेनिक काउ रोजी है उसमें एक जीन इंसर्ट कर दिया, और उस जीन इंसर्ट करने से क्या हुआ कि जो मिल्क था उसमें प्रोटीन का कंटेंट ज्यादा हो गया, 2.4 ग्राम प्रोटीन पर लीटर हो गया। और ये प्रोटीन कौन सा था, अल्फा लैक्टोएल्बुमिन। तो ये एल्बुमिन जो प्रोटीन था, अल्फा लैक्टोएल्बुमिन, ये प्रोटीन इस ट्रांसजेनिक काउ के मिल्क में ज्यादा था, क्योंकि इसका जीन हमने इस काउ में इंसर्ट कर दिया, ट्रांसजेनिक बना दिया। और न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये दूध मोस्ट बैलेंस था बेबीज के लिए एज कंपेयर टू नेचुरल काउ। तो जो नेचुरल काउ मिल्क होता है उसमें प्रोटीन कंटेंट कम होता है, और जो ट्रांसजेनिक काउ बनी रोजी उसके अंदर जो प्रोटीन था अल्फा लैक्टोएल्बुमिन, उसका कंटेंट ज्यादा था। तो ये न्यूट्रिशनली ज्यादा अच्छा था नॉर्मल मिल्क से। तो ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स में देखे हमने कौन कौन से प्रोडक्ट बनाते हैं, किस काम आते हैं। अब इसके बाद पढ़ते हैं वैक्सीन सेफ्टी। वैक्सीन सेफ्टी क्या है बच्चों, कि मान लो आपने कोई बीमारी के लिए वैक्सीन बनाई, और वैक्सीन सेफ है या सेफ नहीं है, तो ये सीधा इंजेक्शन ह्यूमन में तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता नहीं है वैक्सीन की सेफ्टी क्या है, सेफ्टी नहीं है। जैसा कि अभी हम कोविड के बारे में देख रहे हैं कि कोविड वैक्सीन का ट्रायल चल रहे हैं, कि जो वैक्सीन है वो ट्रायल की जा रही है एनिमल्स के ऊपर। जब ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा तो वो ह्यूमंस के अंदर वैक्सीन डाल दी जाएगी। क्लियर है। तो पहले वैक्सीन की सेफ्टी कहां चेक करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स में। ट्रांसजेनिक माइस जो चूहे होते हैं आर बीइंग डेवलप्ड फॉर यूज इन टेस्टिंग ऑफ सेफ्टी ऑफ वैक्सीन बिफोर दे आर यूज ऑन ह्यूमन। ह्यूमन में यूज होने से पहले जो ट्रांसजेनिक माइस है एनिमल, उनके अंदर इसकी सेफ्टी टेस्टिंग की जाती है कि ये सेफ है या सेफ नहीं है। ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड इन द टेस्ट द सेफ्टी ऑफ द पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन जब बनी थी उससे बाजार में आने से पहले, ह्यूमन ट्रायल से पहले इसका ट्रांसजेनिक माइस में स्टडी की गई थी। जब सक्सेसफुल रही तो ह्यूमन इसका ट्रायल किया गया। इफ सक्सेसफुल एंड फाउंड टू बी रिलायबल, दे कुड रिप्लेस द यूज ऑफ मंकीज टू टेस्ट द सेफ्टी और बैचेस ऑफ द वैक्सीन। तो पहले माइस में स्टडी की, माइस के बाद मंकीज में स्टडी की। जब सक्सेसफुल रही तो किसमें यूज होने लगी, वो ह्यूमंस में होने लगी। तो कोई भी मेडिसिन है, वैक्सीन है, वो अगर डेवलप होती है तो बेटा ये उसका तरीका है सेफ्टी टेस्ट करने का। आगे केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग में क्या है, कोई भी मेडिसिन बनती है, दवाई बनती है, अब वो दवाई कितनी अमाउंट में लेनी है, यूज करनी है, उसकी कितनी अमाउंट काफी रहेगी बीमारी को ठीक करने के लिए, तो उसका केमिकल टेस्टिंग किया जाता है कि कितनी अमाउंट अगर डालें, यूज करें, कितने मिलीग्राम लें तो वो बीमारी ठीक कर देगी। ज्यादा अमाउंट में लेंगे तो हो सकता है वो पॉइजनस हो या कोई बीमारी और कर दे या हजारडस हो। तो जो टॉक्सिसिटी लेवल है उसका वो चेक किया जाता है, और ये जो चेक किया जाता है बेटा, ये चेक किया जाता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स के ऊपर। ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मेड दैट कैरी जीन्स which make them more sensitive to toxic substances than non-transgenic animals। तो पहले उनको क्या है, सेंसिटिव बनाया जाता है कि वो ज्यादा सेंसिटिव हो उस टॉक्सिसिटी को लेके। फिर उसके बाद जो टॉक्सिक जो दवाई है या मेडिसिन जो बनाई उसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है उस ट्रांसजेनिक एनिमल में, और उसकी टॉक्सिसिटी को स्टडी किया जाता है, टेस्ट किया जाता है कि कितना वो टॉक्सिसिटी या दवाई की जो अमाउंट है वो काफी रहेगी। तो ये हमने देखा कि कैसे कैसे ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज किया जाता है, चाहे वैक्सीन सेफ्टी हो या फिर केमिकल सेफ्टी हो। एथिकल इश्यूज क्या हैं? एथिकल इश्यूज का मतलब है बेटा कि ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान है वो ट्रांसजेनिक प्लांट्स एनिमल अपनी मर्जी से बना देगा, कुछ भी जीन डाला है, कुछ भी जो मन करे वो कर देगा, ऐसा नहीं है। आपने एक मूवी देखी थी रोबोट, अगर रोबोट मूवी आपके याद हो तो रोबोट मूवी में क्या हुआ था कि एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने अपने जैसा एक रोबोट बना दिया। ठीक है जी। और जो रोबोट बनाया उसने क्या किया, वो ज्यादा विग्रस हो गया
और लोगों को मारना या दूसरे उसने काम शुरू कर दिए। जिस पर्पज से बनाया था वो पर्पज ना रखे, वो उसके पर्पज चेंज हो गए। तो जैसा यहां मूवी में हुआ, ऐसा ही अगर मान लो कोई फॉरेन जीन डाला है, तो बच्चों ऐसे ही मान लो कोई फॉरेन जीन डाला है किसी एनिमल के अंदर, हो सकता है वो हमारी जो सोसाइटी है, जो हमारा इकोलॉजी है, उसके लिए हजारस साबित हो सकता है। तो कुछ रूल बनाए जाते हैं ताकि वो रूल को फॉलो किया जाए कोई भी ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने के लिए। जेनेटिक मॉडिफिकेशंस of organisms can have been unpredictable results when such organisms are introduced into the ecosystem। कि ट्रांसजेनिक एनिमल इकोसिस्टम में जब लाए जाते हैं तो हो सकता हो जो रिजल्ट की हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो रिजल्ट ऐसा ना देखे, कुछ अलग से रिजल्ट दे, तो ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है इकोसिस्टम के लिए। तो क्या है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, उसने कमेटी बनाई जिसका नाम दिया GEAC, गैक, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। तो ट्रांसजेनिक प्लांट या क्रॉप या फिर एनिमल बनाने से पहले ये कमेटी चेक करती है, एनालाइज करती है, और अब फिर उसके बाद सब चीज जांचने के बाद अप्रूवल देती है कि जीएम क्रॉप होना चाहिए या जो ऑर्गेनिज्म बनना है वो बनना चाहिए, पब्लिक यूज में आना चाहिए, पब्लिक यूज में नहीं आना चाहिए। तो ये है GEAC। इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूवल कमेटी। इसके बाद आता है बायो पेटेंट। क्या है पेटेंट का मतलब, क्या होता है? ए पेटेंट इज द राइट ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट टू एन इन्वेंटर टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम मेकिंग कमर्शियल यूज ऑफ हिज इन्वेंशन। पेटेंट हुआ बच्चों कि एक अधिकार होता है जो सरकार देती है उस दवाई या खोज करने वाले को, ताकि दूसरे जो लोग हैं उसकी मेडिसिन का या उसकी डिस्कवरी का यूज ना कर पाए। ये कहलाता है बायो पेटेंट। नाउ पेटेंट आर ग्रांटेड फॉर बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड फॉर प्रोडक्ट्स ड्राइव फ्रॉम बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। सपोज कीजिए आपने कि ये वायरस है या बैक्टीरिया है और आपने पाया कि ये बैक्टीरिया जो है, ये जो पॉलीथीन हम देख रहे हैं इतना सारा पॉल्यूशन फैला रही है, पॉलीथीन को खाया जा रहा है, मतलब खत्म कर देता है, डिग्रेड कर देता है। तो आपने क्या किया, आपने जो अपनी रिसर्च थी उसको पेटेंट करा लिया, पेपर भेज दिए गवर्नमेंट के पास। आपने बोला कि मैंने रिसर्च की है, एक बैक्टीरिया खोजा है और ये बैक्टीरिया ये पॉलीथीन को डिग्रेड कर देता है। तो जो अभी आपकी रिसर्च है वो आपके नाम से पेटेंट हो जाएगी, आपके नाम से आधिकारिक हो जाएगी। कोई और देश, कोई और कंपनी या कोई और रिसर्च स्कॉलर उस पेटेंट को, खोज को यूज नहीं कर पाएगा। अगर उसको यूज करना है तो उसको आपसे परमिशन लेनी होगी। इसे कहते हैं बायो पेटेंट। अब देखिए, अगर इंडिया की बात करता हूं तो 2 लाख से ज्यादा वैरायटी यहां पे राइस की बोई जाती है, मोर देन 2 लाख। ठीक है जी। अब और अगर मैं बात करता हूं बासमती राइस की, तो बासमती जो चावल है काफी ज्यादा मात्रा में अलग अलग वैरायटीज भारत में बोई जाती हैं। इसका भारत में ही बासमती का जन्म हुआ, इस वैरायटी का प्रोड्यूस करी साइंटिस्ट ने। अब 1997 में 1997 एक अमेरिकन कंपनी ने क्या किया, एक बासमती जो राइस था उसके ऊपर पेटेंट ले लिया। कैसे ले लिया कि जो लोकल वैरायटी थी इंडियन फार्मर्स से जो ली उन्होंने, उसको एक दूसरी वैरायटी से क्रॉस करा दिया और एक नई वैरायटी बना ली। ठीक है, इंडियन फार्मर से जो वैरायटी बासमती की चावल की ली, उसका सेमी ड्राफ्ट वैरायटी से क्रॉस करा के एक नई वैरायटी बना ली और उस पे अपना पेटेंट करा लिया, अपना अधिकार बना लिया कि कोई भी देश इस तकनीक को यूज, इस चावल को यूज नहीं करेगा तो उसको, जो ये कंपनी है उसको इसके लिए खर्चा देना होगा या पेमेंट करनी होगी। तो गवर्नमेंट का ये अधिकार बन जाता है कि कोई भी देश या कोई भी कंपनी इस तरह से जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उस देश की बिना परमिशन के यूज ना करे, या इस तरह के पेटेंट अप्रूवल ना हो। एथिकल इश्यूज का दूसरा पढ़ लेते हैं, बायोपायरेसी क्या है। बायोपायरेसी शब्द का मतलब है चोरी। बायो मतलब बायोलॉजिकल पदार्थ। कि क्या होता है, एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। In the term used to refer to use of bioresources by multinational companies and other organizations without proper authorization from the countries and people concerned without compensatory payment। क्या है जी, कि मान लो ये कोई कंट्री है A और इस कंट्री में बायोडाइवर्सिटी है, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे या जो मेडिसिनल यूज के वो मिलते हैं।
और ये जो कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री है, वहां के जो लोग हैं उनको इसके बारे में जो बायोडायवर्सिटी है उस बायोडायवर्सिटी का यूजेस नहीं पता है कि भाई क्या इनके प्लांट्स का यूज है। ठीक है जी। अब कोई दूसरा कंट्री है या दूसरे कंट्री की कंपनी है और वो क्या करता है, मान लो ये बी कंपनी है, बी कोई कंट्री है या कोई कंपनी है, इन जो बायोडायवर्सिटी है उसका यूज करता है अपने नाम से कोई मेडिसिन या कोई भी और दूसरा मॉलिक्यूल बनाता है और अपने नाम से उसको बेचता है, उसका पैसा कमाता है, प्रॉफिट कमाता है, और उस प्रॉफिट को हिस्सा या उस प्रॉफिट का भाग इस कंट्री के पास नहीं जाता है या बहुत कम जाता है। तो एक तरह से क्या हुआ, इस बी कंपनी या कंट्री ने इस ए जो कंट्री था उसकी बायोडायवर्सिटी का यूज किया, अपने रूप में प्रॉफिट कमाया, और इस प्रॉफिट का कोई भी फायदा इस ए देश को, ए कंट्री को नहीं पहुंचा। ये कहलाता है बायोपायरेसी। तो बायोपायरेसी को रोकना चाहिए, या जो कंट्रीज मेडिसिन को बना रहे हैं, बायोरिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, वो कंट्री इस जिसकी देश की बायोडायवर्सिटी है उसको फायदा पहुंचाएं, उसको उसके लिए पेमेंट करें। तो ये ऐसा होना चाहिए। तो इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट ने भी लॉ बनाए हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उस नेचुरल रिसोर्सेज का कोई दूसरा जो देश है, कंट्रीज है या कंपनीज है वो यूज ना कर पाए। तो ये था बायोपायरेसी। तो बच्चों इस लेसन में इतना ही था। होपफुली आपने सब चीज अच्छे से समझ ली होंगी। ओके, थैंक यू।